पानी का महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खासकर गर्मी के दिन चले गए बिगड़े नहीं। तो इस समय तो पानी का विचार सबके मन में प्रमुख होता है, परंतु ये प्रतिक्रिया में होता है, यानी पानी की किल्लत रहती है, इसलिए पानी का ये पानी की किल्लत क्यों उत्पन्न हो रही? अब रेगिस्तान में हम हैं तो पानी तंगी है, लेकिन जहाँ रेगिस्तान नहीं है वहां भी पानी की कमी क्यों हो? इसका जब विचार करते तो एक बात ध्यान में आती है, भारत के लोगों को अगर अपने आसपास देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो हमारे यहाँ खंडहर अवस्था में हमारी एक जल संसाधन प्रणाली सर्वत्र विद्यमान, क्या जैसी पानी की उपलब्धता है, जैसा भूगोल है, जैसा पर्यावरण है, उस प्रकार से अलग अलग प्रकार से विचार होता है। क्योंकि जल की यह महत्ता हमारे यहाँ बहुत पहले, बहुत प्राचीन समय से समझी गई। एक तो हमारी जो पूरी संस्कृति है वो जंगल और कृषि के ऊपर है, और इसलिए हमारे यहाँ समृद्धि का वर्णन बिना प्राकृतिक समृद्धि के, बिना कृषि के, बिना वन के होता नहीं। अभी समृद्धि का वर्णन करने वाला, यानी लक्ष्मी जी का वर्णन करने वाला श्री सूक्त है। तो श्री सूक्त में हम देखते हैं कि अश्वदायी, गोदायी, धनदायी, रथ आदि आदि प्रॉपर्टी का विचार है। जैसे जड़ समृद्धि को हम अपने कर्तृत्व से उत्पन्न करते हैं या प्रकृति से भी पशु पक्षी आदि इसको लेकर करते हैं, उसका भी वर्णन है। लेकिन साथ साथ कृषि में उत्पन्न वस्तुएं या कृषि के लिए आवश्यक जो ह्यूमस, आज के एग्रीकल्चर साइंस में जिसको कहते हैं, उसका भी नाम उसमें है। करदम में, करदम एक कृषि का नाम है, लेकिन करदम ये अपने पारंपरिक शब्दावली में उस ह्यूमस का भी नाम वो उल्लेख है। प्राकृतिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि और मानसिक समृद्धि तीनों मिलकर लक्ष्मी की दृष्टिकोण की समग्रता है पहले से। इसके कारण हमने जब इन सब बातों का विचार किया तो हमारा विचार एकांगी नहीं, पानी देने के लिए बड़े बड़े बांध न बने, दुनिया में बने, हमारे यहाँ भी, लेकिन बांधों के कारण ही पानी की समस्या कई जगह खड़ी हुई। एक जगह बांध बना, दूसरी जगह सूख गया, और फिर कई दशक तक कितना पानी इसके झगड़े आपस में चलते थे। प्रकृति की व्यवस्था तो ऐसी है, नदी सबके लिए बही, और उस नदी के आधार पर इतने दिन सबका जीवन चलता रहा। अब हमने विकास क्या कर लिया, वो नदी सबको पानी देने वाली नहीं रही, और पानी को लेकर हमारे झगड़े। तो विकास की ये जो पश्चिमी अवधारणा है, उसकी विडंबना ये है कि वो एक समय समग्र विचार नहीं, विकास का विचार करेगी तो पर्यावरण का विचार करेगी, और पर्यावरण का विचार करेगी तो फिर विकास को पूरे जाएगा। सब एक साथ कैसे साधना, ये समग्र दृष्टि हमारे पूर्वजों के पास है। और इसके चलते हम देखते हैं कि कई जगह कई प्रकार से इसकी व्यवस्था बनी। नदियों का पानी बहता है तो बहता पानी बिना रोके उसके ही प्रवाह के आवेग से कैसे कृषि में पहुंचा, और बचा हुआ वापस वैसा का वैसा नदी में फिर से कैसा रहा। इसकी प्रणालियां गुजरात में देखने को मिली, प्रवास करते थे। तालाबों की, पुष्करिणियों की, कुओं की व्यवस्था तो कई जगह, उधर महाराष्ट्र के विदर्भांचल में वगैरह वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होती,
परंतु जो होती है उसके पानी के संग्रहण की व्यवस्था है। पानी मिलता रहे ऐसे वृक्षों के जंगल है। पानी का विचार करते समय केवल पानी का विचार करके काम नहीं हो सकता, तो जंगल भी चाहिए, वृक्ष भी चाहिए। हमारे यहाँ वर्णन है, दूसरा उपाय नहीं था, तो मानस सरोवर के आसपास के जलों के स्रोत कहाँ इकट्ठा आते हैं, वहां से गंगा सागर तक एक कैनाल बनाया गया जिसको आयरन करना है। भगीरथ जी ने गंगा लाई, कितने पीढ़ी काम चलता रहा। तो उस समय की भाषा में तो जो है सो है, लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हो, ऐसा कहते भी है कई वास्तु शास्त्रज्ञ या इंजीनियर लोग कहते भी है कि गंगा एक बनाई हुई नदी है, प्राचीन काल में कैसी बनाई हुई। तो शिव जी की जटाओं में अटक गई, तो ये एक आवाज आया होगा कि पानी आया तो सही, लेकिन वहां इधर उधर रिसने लगा, उसको फिर से इकट्ठा करके कैसे लाया। शिव जी की प्रार्थना करके उसको निकाल के ले आए, ऐसा हमारे यहाँ था। लेकिन सांकेतिक शब्दों में ये बातें मिलती है और जगह जगह ऐसे साक्ष्य है। मेरे अपने शहर में 4 पुष्करनियां बड़ी बड़ी थी, और पुष्करनियां यानी गर्म इतना होता था, पुष्करनी सूख जाती थी, लेकिन पुष्करनी के अंदर एक कुआं बना, वो नहीं सूखा। अब हमारे यहाँ नदी पर वो पानी की योजना बनी और घर घर में नल आ गए, घर घर में नल आ गए, पुष्करनियां बंद हो गई, तो उसको हमारी नगर पालिका ने पूरा कर दिया। अब वो पानी की योजना हमको पानी नहीं दे सकती और पुरानी पुष्करनी है भाई, तो इसका उपाय खोजना है। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम सबको मिलकर आगे तो बढ़ना ही है। जीवन यानी जल आवश्यक, उसके बिना हो नहीं सकता। खेती होनी है तो पानी चाहिए, मनुष्य को जीना है पानी चाहिए, पशु संपत्ति में वृद्धि होनी है पानी चाहिए, सब बातों के लिए जल की आवश्यकता। वर्षा का जल है, नदियों का जल, वर्षा का जल भूगर्भ में जाता है, वहां का जल, इसको कैसे साधना, इसका विचार हम सबको करना है। ये एक चुनौती अपने सामने है, जनसंख्या बढ़ रही है दुनिया, और जब कभी जनसंख्या नियंत्रण होगा तब होगा। लेकिन आज ही स्थिति ऐसी है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है और वो जनसंख्या फैली हुई नहीं है, वो केंद्रित हो गई। देहात उजड़ रहे, शहरों में सब लोग इकट्ठा हो रहे, और शहर की व्यवस्थाएं सबको दे नहीं सकती, ऐसी अधूरी हो गई। तो कई प्रकार के विचार हमको करने पड़े। मैंने मुद्दे क्या है, ऐसा जब विषय है तो मुद्दे तो अनेक है। जंगल कट रही है, एक मुद्दा है। जैसे एकदम पानी से संबंध सामान्य आदमी की ध्यान में नहीं आता, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोगों को ध्यान में आता है। तो अगर हमारे यहाँ पानी ठीक रखना है तो ग्लेशियर से तो पानी गंगा में आता है, सिंधु हुए जल पर निर्भर, और इसलिए बिना जंगलों का विचार 11% भूमि कम से कम जंगल की चाहिए, ऐसा कहते हैं। 11% नहीं, शायद 28%, हमारे यहाँ केवल 11%। उसको कैसे ठीक से फिर से वापिस लाए। अभी आधुनिक विकास की जो चली है कतार, उसमें तो उपजाऊ जमीन का खराब होना, जंगलों का उजड़ना एक तरीका बन गया है। अब विकास के ओर में बाकी लोगों के हम पीछे भी नहीं रह सकते, और विकास के नाम पर अपना जो सुजल सुफल मलय जो शीतल देश, उसकी प्रकृति को उजाड़ भी नहीं सकते। देश यानी केवल जमीन थोड़ी हो, जमीन तो है, लेकिन उसके साथ जल, जंगल, जन, जानवर सब है। जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, जैव संपदा, इसको मिलकर देश बनता है। इसका एक नाता होता है। भारत पर कविता लिखेगा कोई
तो बाओबाब नाम के पेड़ का उल्लेख नहीं आगा, वो अफ्रीका में होता है। आम्र वृक्ष का उल्लेख जरूर है, पुराने काव्य हो नहीं हो, क्योंकि वो पेड़ भारत से बनना है। जम्बू वृक्ष जम्बू द्वीप से बनता है। तो भूमि की पहचान भी इन सब बातों से, और इसलिए मुद्दे कहते हैं तो अनेक निकलेंगे। जन संपदा का व्यवस्थापन, ये पहली बात। हमारे देहात में लोग बसते रहे, कृषि करते रहे, कृषि होती है तो उसके बाद में वृक्ष भी रखते हैं, कई प्रकार की आवश्यकता है कृषि की। कृषि का भी जो आधुनिक तंत्र है ना, पश्चिमी तंत्र, आधुनिक नहीं कह सकते, पश्चिमी तंत्र, उसमें कई बातों की अनदेखी है। हमारे यहाँ 10,000 वर्ष पुरानी खेती है, लेकिन जमीन की उपजाऊ क्षमता उस खेती के कारण कभी कम नहीं। अफ्रीका की कुमारी भूमि एकदम तैयार, 400 साल की खेती हुई, उजड़ गई, 600 साल की खेती हुई, उजड़ गई। उस तंत्र को हमने स्वीकार किया, और हमारा तंत्र जो इतने वर्षों से उपजाऊ खेती दे रहा है, 8-9 हजार धान की वैरायटीज हमारे यहाँ पर की, जो चुरा के लेके गए लोग, अभी 3-3.5 हजार हमारे पास है। कोई हमारे यहाँ कृषि विद्यापीठ नहीं था, कोई हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नहीं थी, हमारी खेती ही हमारी प्रयोगशाला, उससे इतने उन्नत प्रकार की खेती हमने की। वो क्या है, वो टेक्निक कौन सा है, अभी हम वापस आ रहे हैं, लेकिन ये टेक्निक तो हमारे पास पहले से उपलब्ध है। उसको छोड़ के हम गए क्यों उधर, गए हो गया, लेकिन अब तो जल्दी से आना चाहिए। लेकिन अभी भी ये जो अनुभव का ज्ञान है, जो सामने दिख रहा है, लेकिन पुस्तक में कुछ विपरीत है, तो हमारा वैज्ञानिक विचकता है अनुभव को ग्रहण कर। वास्तविक वैज्ञानिक दृष्टि क्या है, अनुभव प्रमाणित, प्रयोग करो, निरीक्षण करो, अनुभव से जो सत्य सिद्ध हो, जो अनुभव सर्वत्र आ सके, वो अनुभव सत्य मानो। लेकिन आज फिर से कागज देगी, प्रमाण हो गई, आखन देगी, सोयम देगी, ऐसा एक वैज्ञानिक अंदर श्रद्धा, ऐसा वैज्ञानिक नहीं हो, अवैज्ञानिक। इस प्रकार की एक मानसिकता भी है जिसका इलाज करना है, क्योंकि उसके चलते हमारा जो प्राचीन अनुभव का धन है, और आज के वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरे उतरने वाली बात है। अब देशी गाय का A2 दूध अब आ गया था, हम क्यों उसको छोड़ के गुजर गए? तो ये जो स्वतंत्र बुद्धि से विचार करके, ठीक है, बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरे, वही बात ग्रहण करनी चाहिए। नया सब खराब नहीं है। नचापि काव्यम नवम इति अवद्य पुराण नित्येव साधुसत्वम्, नचापि काव्यम नवम इति अवद्य संतः परीक्षाम्यतवत् भजन्ति मूढ़ परप्रत्यय नियति। हमने ये परप्रत्यय बुद्धि का जो आश्रय किया है, वो छोड़ के हमको हमारी इन व्यवस्थाओं का फिर से एक बार नई दृष्टि से विज्ञान को साथ लेके अध्ययन करना पड़ेगा। तब कई बातें हमको आज के समय में भी रास्ता दिखाने वाली, केवल हमको नहीं, संपूर्ण विश्व को रास्ता दिखाने वाली इनमें से मिलेगी। मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। मैं स्वयं कृषि विद्यापीठ से बाहर निकला हूँ और मैं स्वयं जानवरों का डॉक्टर हूँ, तो जानकारी रखता हूँ, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, भाषण। प्राध्यापक बताते थे कि पेपर में लिखो वही जो अभी तक आपने सुना, लेकिन देखो जैसे गाय के बारे में बताया उन्होंने, क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिसी थी उसकी, तो उसके गुणगानों के साथ, और फिर कहा कि यही लिखना कि इससे मार्क्स मिलेगा, बाद में कोई पूछेगा नहीं बोलना।